हेलो दोस्त, आप सभी को एजुकेशन ज़िंदगी पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 1 है। इसको हम लोग शुरू करेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। और इसमें बता दें कि हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। न्यू हिस्ट्री में क्लास 6, 7th, 8th और 9th नहीं पढ़ेंगे। 9, 10th, 11 क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में दिया है। तो 6, 7th, 8th के बाद हम लोग पढ़ेंगे 12th का तीनों पार्ट। हम लोग ऐसा पढ़ाई करेंगे कि जिसमें अगर 6th क्लास का कोई स्टूडेंट देख रहा हो तो वो भी इसको समझ जाएगा। अगर कोई तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट हो, किसी का चीज़ का भी तैयारी कर रहा हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस एग्ज़ाम और अदर बहुत सारा एग्ज़ाम है जिसमें जीएस का पार्ट हो, उसमें ये सब काम आएगा। तो हम सबको लेकर चलेंगे और इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसमें जो जितने सारे क्वेश्चन है उसको भी डील करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है क्लास 6 एनसीईआरटी का हिस्ट्री का। इसमें लिखा है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कोई घटना, कोई क्या है, कोई घटना कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में ना। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें है कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं, हम किसी चीज़ को कैसे पता लगाते हैं। रेडियो के माध्यम से पता लगाते हैं, टेलीविज़न को देखकर पता लगाते हैं, अखबार पढ़ के पता लगाते हैं। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ है वो जानने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो उस समय की स्मृति हो। मतलब अपने बूढ़े अपने दादाजी से, अपने पिताजी से बात करते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, वो लोग बताते हैं। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, इसको हम लोग कैसे जानेंगे। बहुत साल पहले की बात बोल रहा है, मतलब हज़ारों से लाखों साल पहले की बात बोल रहा है, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो रेडियो, टेलीविज़न और किसी व्यक्ति के द्वारा तो नहीं बताया जाएगा। तो उसको जानने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, तो हम लोग इसी का हिस्ट्री का सहारा लेंगे। हिस्ट्री में देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। जैसे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, लोग क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं थे। हम आखेटक, यानी आखेटकों मतलब शिकारियों, आखेटक मतलब शिकारियों होता है। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों और पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम भी ये भी पता लगा सकते हैं कि उन समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, और लोग कैसे नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब चीज़ पता लगाया जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोग कहाँ रहते हैं, ये पता लगाएंगे। यहाँ पे लोग कहाँ रहते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे में एक मानचित्र दिया होगा, आगे मिलेगा मानचित्र। यहाँ लिखा है कि नर्मदा नदी का पता लगाएं। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी घाटी पर रह रहे हैं। मतलब यहाँ बोल रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाएं। इसमें नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले इसी नदी घाटी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरम्भिक लोगों में से कुछ लोग क्या थे, संग्राहक थे। क्या थे, कुछ लोग संग्राहक थे। संग्राहक यानी जो भी अपने आसपास के जंगलों में विशाल संपदा होती थी, उसको लोग क्या करते थे, अपने
भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों के अन्य उत्पाद को एक जगह वह संग्रह करते थे, उसी को बोला जाता है संग्राहक। वो लोग संग्राहक थे, कुशल संग्राहक थे। उसके बाद आइए, वे लोग जानवरों को आखेट आखेट यानी शिकार करते थे। पहले तो ये सब नहीं था, धान चावल गेहूँ ये सब लोग खेती उतना नहीं कर पाते थे। तो लोग क्या करते थे, पहले शुरू में जंगल में जो चीज़ भी होता था फल फूल, उसको लोग खाते थे और शिकार करते थे और जानवरों को खाते थे मारकर। इसके बाद आइए आगे स्लाइड पे, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगर तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरधर पहाड़िया का पता लगाओ। देखिए उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम हिमालय के, हिमालय उत्तर में हो गया, उसके पश्चिम की बात बोल रहा है ना। उसमें नीचे दिया गया है फिगर में, उत्तर पश्चिम सुलेमान किरधर पहाड़ियों का पता लगाए। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लोग लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें को उपजाना आरंभ किया था। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किन अनाजों को उगाना लोग शुरू किए थे, तो गेहूं और जौ को। और उनने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और सबसे पहले किन किन जानवरों को लोग पालतू बनाए थे, यहाँ पर लिखा है भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को लोग पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। देखिए ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे ना। आ गई अब उत्तर पूर्व, देखिए उत्तर पूर्व यहाँ पे है। उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को पता लगाए। उत्तर पूर्व गारो है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, 3 वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, तो वहीं पे दिया है उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाए। मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, इसको हम लोग देखेंगे। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। मतलब ये बोल रहा है कि सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, वहाँ पे चावल यानी धान उगाया गया, वो स्थान कहाँ पे है, विंध्य के उत्तर में है। देखिए मानचित्र में देखेंगे नीचे में, देखिए यही सुलेमान का पहाड़िया है, सुलेमान किरथर की पहाड़िया है। यहाँ पर लोग क्या किए थे, सबसे पहले यहाँ पे लोग गेहूँ और जौ की खेती किए थे। और यहीं बिंद की पहाड़ियाँ हैं, देखिए बिंद की पहाड़ियाँ हैं। इसके उत्तर में भी लोग कृषि का सबसे पहले चावल उगाए थे, यानी गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र हो गया, वहाँ पे सबसे पहले चावल उगाए थे। और सबसे पहले लाखों वर्ष पहले नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा यहीं पर नदी है, देखिए यहीं पर नर्मदा नदी है, यहाँ पे लोग क्या किए थे, निवास किए थे और संग्रह का काम कर रहे थे और कृषि भी कर रहे थे। यहाँ पे गारो है, देखिए यहाँ पे गारो है, ये मेघालय का पार्ट है। यहाँ पे 3 चीज़ है, गारो है, खासी है, जयंतिया है, 3 चीज़ें है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ मेघालय में देखिए ये जो मेघालय का क्षेत्र है इसको बड़ा करते हैं, देखिए यहीं पे मेघालय है, यहीं पे यहाँ पे ऐसे 3 पहाड़ियाँ हो गए ना, यहाँ पे 2 3, तो यही है गारो, ये है खासी, ये है जयंतिया, तीनों लगातार है। ये गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का पार्ट भी नहीं है, ये द्वीपीय भारत का पार्ट है। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। अब यहाँ पे दिया है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। और यहाँ पे मानचित्र में दिया है, वहाँ पे सिंधु और इनकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। और सहायक नदियाँ इन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, पता ही है। सहायक नदियाँ उसको बोलेंगे जो नदी जाकर एक बड़ी नदी में मिलती है, उसको हम लोग सहायक नदी बोलेंगे। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना हो गई, सोन हो गया, ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की बहुत सारे सहायक नदियाँ है, उसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज
ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। देखिए लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। बात सही है। सिंधु घाटी का के बारे में जिक्र कर रहा है शायद। तो बोल रहा है 4700 वर्ष ईसा पूर्व इन्हीं नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या हुए थे, फले फूले थे, मतलब विकसित हुए थे। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी जो सिंधु नदी के किनारे विकास हुआ 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा नदी और समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में दिया है गंगा तथा इनकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाए। अब हम लोग मानचित्र में लगाएंगे पता, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाएं। नहीं बोले गंगा की सहायक नदी सोन भी है। गंगा के दक्षिणी में इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। सही है। जहाँ पे गंगा में जाकर सोन मिलती है वो क्या है, मगध का प्रदेश है। सबसे पुराना गणतंत्र वैशाली यहीं पे है, मगध साम्राज्य में ही था। आइए इसी के आसपास, इसी के समय था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, बात सही है, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। मतलब बोल रहा है कि जो मगध साम्राज्य था एक विशाल साम्राज्य था, और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही राज्य की स्थापना की गई थी। लोग सदैव उप महाद्वीपों का एक हिस्से के दूसरे हिस्सों की यात्रा की, मतलब ये भारत क्या थे, एक उप महाद्वीपीय था, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ बांग्लादेश सब एक ही में था, अखंड भारत था उस समय। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। बात सही है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र के कारण यात्रा क्या होती थी, जोखिम भरी थी। फिर भी वे लोग यात्रा करने के लिए असंभव नहीं था। मतलब लोग यात्रा करने के लिए क्या था, असंभव लोगों के लिए नहीं था वो लोग। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे से एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करते थे। सही बात है। काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कभी कभी घूमने के लिए भी जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ पर बाढ़ आ गया तो वहाँ से सब बढ़िया बिस्तर उठाकर दूसरी जगह चले जाएंगे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। बात सही है। कोई राजा ऑर्डर दे दिया कि जाओ भाई वहाँ से उस साम्राज्य को अपने में मिला लो, बहुत गलती कर रहा है, तो वहाँ पे सेनाएं भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में भी तो कभी जहाज़ों के में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। बात सही है। क्योंकि व्यापारी लोग क्या करते थे, एक काफिले मतलब एक झुंड के रूप में जहाज़ों में अपने बहुमूल्य सामानों को, वस्तुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों का शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे जगह गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। बात सही है। जैसे महात्मा बुद्ध, अपने समय महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के कहाँ पे, गया में किए थे। उनका कपिलवस्तु में जन्म हुआ था, तो वहाँ से यहाँ पे यात्रा किए ही होंगे। फिर वहाँ पे गया में ज्ञान प्राप्ति किए, वहाँ से यात्रा करके सारनाथ में गए तो वहाँ पे 5 लोगों को ज्ञान दिए थे। और वहाँ के बाद फिर चले गए लुम्बिनी। बहुत जगह लोग यात्रा किए थे। आगे देखते हम लोग हैं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला। बात सही है। हम लोग यात्रा कहीं करेंगे तो वहाँ के बारे में जानकारी मिलेगा, वहाँ के लोग मिलेंगे, वहाँ का कल्चर समझने का मौका मिलेगा।
वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खान पान खाते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, उन लोग का कैसा स्वभाव है, कैसा विचार है, ये सब क्या होता है वो जानने का एक दूसरे का अवसर मिलता है। ये सब कैसे होता है, यात्रा का ही द्वारा होता है। और यहाँ पे लिखा है आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। आज भी लोग यात्रा करते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर हैं, यूट्यूब ब्लॉगर, वो लोग यात्रा करके बहुत सारे देशों में यात्रा करके अपना नाम रोशन किए हैं। एक बार फिर से मानचित्र वन को देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, उनने ऐसा चाहा और वे कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीपीय के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ से पार करना, कोई भी उपमहाद्वीपीय का प्राकृतिक सीमा भी होती है। जैसे हम लोग का इंडिया का सीमा है, वहाँ पर उत्तर में हिमालय है और इधर साउथ में समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, उधर पहाड़ियाँ है, पर्वत है, तो प्राकृतिक सीमा हो गए। लेकिन पहले के समय में लोग इसको पार करना बहुत कठिन था, लेकिन पार किए। पार करके कुछ यहाँ पे लोग आए और यहीं पे बस गए। आगे चलते हैं। और इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। इस आवागमन ने क्या किया, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। बात सही है। कोई जो काम जानता है एक दूसरे को बताया, एक दूसरे को अपने संस्कृति का आदान प्रदान किया, तो लोग जान गए कि लोग कैसे पत्थर को तराशते हैं, संगीत कैसे रचते हैं, कैसा भोजन बनाते हैं, ये सब हो गया। और देश के नाम देखिए, यहाँ पे देश के नाम के बारे में दिया है। अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। बात सही है। क्या करते हैं हम अपने देश के लिए? इंडिया और भारत दो नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, और इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। देखिए दिया यहाँ पे, संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है ना। अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगाएं। आपके पास एटलस है, उसमें ईरान यूनान का पता लगाएं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाला यूनानी ने सिंध को हिंदोस यानी इंडोस, इस नदी को पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो यूनानी लोग आए वहाँ से, ईरान यूनान का पता लगाए, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कहा। सिंधु का क्या कहा है? सिंधु को हिंदोस, इंदोस, नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया नाम दिया। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया यूनानियों और ईरानियों द्वारा दिया गया नाम है। और भारत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों, एक समूह के लिए किया जाता था। और यहाँ पर लिखा है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब भारत से हम लोग का नाम क्या पड़ा? लोग बोलते भी हैं भारत पड़ा, तो भारत का एक उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए जाना जाता था।
उसका उल्लेख संस्कृत का आरंभिक कृति ऋग्वेद ही मिलता है, जो 3500 वर्ष पुराना है। देखिए यहाँ पे बगल में स्लाइड में दिया है, ऊपर में दिया था एक, उसमें देख लेते हैं। बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए मानचित्र 1 दक्षिण एशिया यानी आधुनिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। ये दक्षिण एशिया में क्या क्या आएगा? भारत आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, नेपाल आएगा, भूटान आएगा, श्रीलंका आएगा, अफगानिस्तान आएगा, ईरान आएगा, चीन आएगा, म्यांमार आएगा आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। और दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशाल, लेकिन क्या है? विशाल एशिया के समुद्रों और पहाड़ियों तथा पर्वतों में से बटे होने के कारण इन्हें एक उपमहाद्वीपीय कहा जाता है। इसीलिए ये इसको क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीपीय कहा जाता है। चलिए आगे इसके एक और स्लाइड यहाँ पे है, देखिए बहुत ज़रूरी है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। ताड़पत्र, पहले ताड़पत्र पर ही लिखा जाता था, यानी पेड़ों के छाल पे, ताड़पत्रों पे। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कितना वर्ष? 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों का काट कर, देखिए किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उसके अलग अलग हिस्सों के एक साथ बांध दिया जाता था ना, अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। अब भुंज पेड़ की छाल से बनी, देखिए भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। मतलब भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक पांडुलिपि को यहाँ देख सकते हो, नीचे में दिया होगा, नीचे में देखते हैं। देखिए ये दिया है, ये किससे बना है? यही बना है, ताड़पत्र है, यानी भुर्ज छाल के पे लिखा गया है ये पांडुलिपि। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत यानी जो बीता हुआ समय है, जो बीत गया है उसको बोलते हैं अतीत। इसमें एक तरीके से अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। देखिए ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कही जाती है? पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को के लिए प्रयोग मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। पांडुलिपियों प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले, देखिए ताड़पत्र यानी ताड़ के पत्तों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। यानी ये भोजपत्र पर लिखी जाती है। अभी भी भोजपत्र मिलता है प्रयोग करने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में जिसको बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट, इसको बोल सकते हैं हिंदी पांडुलिपि, यानी हाथ से जो लिखा गया पुस्तक को पांडुलिपि बोल सकते हैं, जिसका प्रयोग पहले के समय में ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ों की छाल से एक विशेष भोजपत्र तैयार किया जाता था और उस पर लिखा जाता था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इतने वर्षों
में इनमें कई पांडुलिपियाँ को कीड़े ने खा लिया। बात सही है, बहुत साल पहले की है तो कई कीड़ों ने उसको खा लिया तथा कुछ नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। फिर भी लेकिन कई पांडुलिपियाँ आज भी सुरक्षित है, उपलब्ध है। प्रायः पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। मंदिरों और विहारों यानी विहारों जहाँ पे बौद्धिस्ट लोग रहते थे। इस पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधि, विज्ञान आदि प्रकार के विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इसमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे? आम लोग करते थे। इसमें बहुत सारा संस्कृत भी मिलते हैं, अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा मिला है। हम अभिलेख का भी अध्ययन, देखिए अभिलेख है, ताड़पत्र का अध्ययन कर लिए, लेकिन हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं जानने के लिए। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतही पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके ना। मतलब इसमें हम कह सकते हैं अभिलेख वो होता है जिसपे एक पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उसी पे लोग राजा अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे कि लोग उसे देख सके, पढ़ सके, उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुष ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कुछ ऐसे भी अभिलेख मिले हैं जिसमें राजा रानी जो काम किए हैं उसका भी उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए देखिए नीचे दिया है एग्जाम्पल में। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखते थे। जो लड़ाई करते थे उसमें उसका लेखा जोखा रखते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखने से क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या कठिनाई होती थी? मतलब एक क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पे, कठोर सतह पर लेख लिखने में क्या लाभ थे? उसका लाभ क्या? उस पर लिखेंगे उसको तो जल्दी मिटेगा नहीं, जल्दी उसको हम लोग मिटा नहीं सकते हैं। उसको गाढ़ा करके लिखा जाता है ऐसे। उसमें लिखने में कठिनाइयाँ भी बहुत सारी होती थी। यहाँ बगल में दिया है, इसको देखेंगे हम लोग। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जो दिख रहा है अभिलेख, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। कौन शासक? अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। मतलब इसके बारे में अध्याय 7 में पढ़ना है। जब कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। बात सही है। हम बोल रहे हैं तो ये लिपि नहीं है, हम तो एक इस तरह बोल रहे हैं, लेकिन जब उसको लिखेंगे कॉपी पे तो एक फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे, उसको हम लिपि बोलते हैं। कि कैसे लिखना है, दाएं से बाएं लिखना है कि बाएं से दाएं लिखना है, कि कौन सा अक्षर प्रयोग करेंगे, कौन नहीं करेंगे, ये सब लिपि तय करती है। उसी को लिपि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा, देखिए लिपियाँ अक्षरों एवं संकेतों से बनी होती है। बात सही है। लिपियाँ क्या होती है? अक्षरों एवं संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। बात सही है। जब हम कुछ बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियाँ तथा भाषाओं में है।
मतलब अशोक का ये जो अभिलेख है किसमें है, अरमाइक और यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियां और भाषाओं में है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? मतलब अतीत में बनी हुई कोई वस्तु उसको प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसे वस्तुओं का अध्ययन जो करता है व्यक्ति, उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर एवं ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों से प्राप्त छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। बात से जो पुरातत्वविद का काम है, जो भी अवशेष मिला है उसका क्या करेंगे, खुदाई के दौरान जो मिला है उसको छानबीन करेंगे और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर या पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर एवं जल्दी नष्ट न होने वाला भी होते हैं। और पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया तथा मछलियाँ की हड्डियाँ ढूंढते हैं, जिससे वह यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। बात सही है। पुरातत्वविद क्या करते थे, जानवरों, चिड़िया और मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे कि लोग प्राचीन समय में क्या खाते थे। अनाज के दाने, लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे? बोल रहा है कपड़े के बारे में कि सबसे अधिक कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे। देखिए नीचे देखेंगे हम लोग। पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए स्रोत शब्द का प्रयोग मतलब पांडुलिपियां, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार क्या करते हैं, स्रोत का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि स्रोत, क्वेश्चन आगे आएगा कि स्रोत किसे कहते हैं। तो जहाँ से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग स्रोत कहते हैं। पांडुलिपियां, अभिलेख, पुरातत्व से हम लोग ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः किसका, स्रोत का प्रयोग करते हैं। सही बात है। इतिहासकार इन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। बात सही है। इतिहासकार उसी का जो इतिहास का अध्ययन करेंगे। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। बात सही है। स्रोत से जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में पढ़ना अधिक रोचक हो जाता है कि लोग क्या खाते होंगे, क्या इसे करते होंगे, वो सब जानकारी मिलती है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार एवं पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो जिन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। बात सही है। मतलब एक बोल सके जो पुरातत्वविद इतिहासकार क्या है, एक जासूस की तरह है जो क्या करते हैं, सभी स्रोतों का प्रयोग कर सुराग का प्रयोग के रूप में अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अतीत क्या होता है। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लोग के लिए एक अतीत के लिए अलग अलग मायने हैं। बात सही है। अलग अलग समूहों के लिए एक अतीत के लिए अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न थे। बात सही है। सबका जीवन अलग अलग है, भिन्न है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार में अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके फल फूल में संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं।
निर्भर करते हैं। इस तरह भेद अतीत में भी विद्वान थे। जैसे अभी भी देखा जाता है कि शहर के लोग खेती बहुत कम करते हैं, खेती करते ही कहाँ है। यहाँ के गांव के लोग खेती पर निर्भर रहते हैं ज़्यादातर, तो पहले भी था। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। बस ये जो राजा था अपना लेखा जोखा रखता था, उसका शिलालेख था, अभिलेख था, पांडुलिपि थी, लेकिन जो लोग अपने खाने पीने के लिए केवल जुटा पाते थे, जैसे शिकारी, मछुआरा, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, वो लोग का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो पुरातत्व की सहायता से ही हमें जीवन के जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में कुछ जानना शेष है। देखिए तिथियों का मतलब, यहाँ पे कुछ तिथियों का मतलब है। अगर तुम तिथि के विषय में पूछो तो शायद तुम उस दिन की तिथि, माह, वर्ष जैसे 2000 या इस तरह कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, जो किया जाता है 200 BC 300 BC बोला जाता है। तो इसकी गणना किया जाता है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से ही की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। अभी 2000 कितना चल रहा है, 24 चल रहा है, तो ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष चल रहा है। ईसा मसीह जन्म के पूर्व की तिथियाँ ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपने आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियाँ का उल्लेख करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे तिथियों की जानकारी, आगे तिथियों की जानकारी के बारे में देखिए। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व ना, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व है। इसका तात्पर्य क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व। बिफोर मतलब पहले, ईसा, क्राइस्ट मतलब ईसा। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में EC, AD का मतलब होता है ई, लिख पाती है। यह AD मतलब एना डोमिनी नमक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। AD का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, पहले नहीं, वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE यानी BC की जगह BEC का प्रयोग होता है। CE अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है। CE यानी कॉमन एरा, BE बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, इसीलिए इसका प्रयोग होता है ना। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। मतलब ये क्वेश्चन लगता है आ सकता है, भारत में तिथियों के रूप में, तिथियों को इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। इस पृष्ठ पर 3 पर 2 तिथियां हैं, पता लगाए इनके लिए तुम किस अक्षर प्रयोग कर सकते हो। ये तो हो गया, एक हो गया, हम लोग जान लें गए कि BC बिफोर क्राइस्ट, AD एना डोमिनी यानी ईसा से, ईसा के बाद। एक हो जाएगा BCE बिफोर कॉमन एरा, एक होता है CA कॉमन एरा। चलिए आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है। यात्रा करते हैं, पांडुलिपि हम लोग जानते हैं,
जो ताड़ के पत्रों और भोज्य पत्रों पर लिखा जाता था, छाले पे। अभिलेख जो पत्थर या कठोर पदार्थों पर लोग लिखते थे। अपने राजा लोग अपने आदेशों को पढ़ने सुनने के लिए लोगों के लिए। पुरातत्व जो पहले से जो पुरातत्व मिला हुआ है कुछ भी सामान, उसको पुरातत्व बोलते हैं। इतिहासकार जो इतिहास के बारे में जानकारी रखता है, स्रोत जहाँ से मिला है। अज्ञात लिपि, इसका कोई ज्ञात नहीं हो उसको अज्ञात लिपि बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। देखिए नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी में क्या होता था? आखेट यानी संग्रह। सबसे पहले क्या करते थे लोग? संग्रह करते थे। मगध, मगध में क्या था? ये प्रथम नगर था एक। गारो पहाड़िया, गारो पहाड़िया आरंभिक कृषि था ना, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे आरंभिक कृषि। सिंधु एवं सहायक, इनकी सहायक नदियाँ, सिंधु एवं इनकी सहायक नदियाँ कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। और गंगा नदी घाटी बड़ा राज्य था ना, पहला बड़ा राज्य था ये, हम लोग पढ़े थे गंगा नदी घाटी। और सोन जहाँ मिलती है वहाँ से पहला बड़ा राज्य था। तो ये हो गया। और यहाँ पांडुलिपियों और अभिलेखों में अंतर दे दिया है। पांडुलिपियाँ यानी ताड़पत्रों और भुज के छालों पे लिखा जाता था। अभिलेख जो पत्थरों और अन्य कठोर पदार्थों पर लिखा जाता था, उसको हम लोग अभिलेख बोलते हैं। तो इतना हो गया। कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट करके, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में मेहनत करना पड़ता है दोस्त। थैंक यू।